हमारे साथ इस वक्त पाइपर सर्किया के एमडी एंड सीईओ अभय अग्रवाल बने हुए हैं। अभय, गुड मॉर्निंग, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। एक कंसर्न जो बार बार बाजार में, खैर ये छठवां दिन है जब आप इतनी तेजी देख रहे हैं और हम लगभग 1200 से 15 पॉइंट्स की रैली देख चुके हैं। कई बार लगता है कि शायद ये शॉर्ट लिव्ड है। क्या वापस एफआईज लगातार अब आप देख रहे हैं कि लगातार 6-7 दिन से आपके पास बाइंग के आंकड़े आ रहे हैं और फिगर्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त मार्केट की इस रैली को कैसे देखना चाहिए? क्या ये सस्टेनेबल मूव्स हैं या फिर आपको वॉलेटिलिटी बाजार में रहेगी, या फिर आपको लगता है कि ये शायद शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हैं जो कंटिन्यूड रहेंगे अमिड वॉलेटिलिटी? जी प्रियंका, गुड मॉर्निंग। जैसे आपसे मेरी 1 महीने पहले भी बात हुई थी और उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अब देख रहे हैं कि रिकवरी प्लेस में क्या स्टॉक्स लिए जाएं। तो हमने देखा पिछले 1 महीने में काफी लॉन्ग टर्म कैपिटल है जो वापस नॉट ओनली इंडिया में बट ग्लोबल मार्केट्स में वापस आई है, और काफी जो ऐसे लीडिंग स्टॉक्स है जो बीटन डाउन थे उनको एक वैल्यू बाइंग की तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ले रहे हैं। तो एफपीआईज का जो ये फ्लो है, ये मुझे नहीं लगता कि जल्दी में इसका ट्रेंड चेंज होकर वापस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम के बाद 9 महीने की सेलिंग के बाद ये पॉजिटिव हुआ है। तो अगर हम देखें दो एफपीआईज का फ्लो पॉजिटिव है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का फ्लोज कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है मंथ ऑन मंथ, और उसके सामने फंडामेंटल्स जो कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं वो भी उम्मीद से बेटर है, प्लस जो मैक्रो सिचुएशन है वो भी इंप्रूव हो रही है। तो आई थिंक इन सबको अगर साथ में मिला के देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये घबराना चाहिए कि ये शॉर्ट लिव्ड रैली है और ये एकदम से रिवर्स हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये एक तरह से कैचअप रैली है जिसमें अभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल आई है मार्केट में, स्पेक्युलेटिव कैपिटल अभी भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि मार्केट सस्टेन करेगा इस लेवल पे। अभय, शुक्रिया। पहले तो आप आज समय दे रहे हैं 18 ऑफ देश को। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, बिल्कुल खुल के अपनी बात रखते हैं आप। अबे एक पॉइंट आपसे ये पता करना है, मार्केट का ट्रिगर क्या होंगे? देखिए, अर्निंग्स तो कंप्लीट हुई है, अर्निंग का रिपोर्ट कार्ड भी हमने लगाया, तो इस बार अच्छी चीज़ हमको ये दिखी कि इन्फ्लेशन का जो प्रेशर आना था ज़्यादातर कंपनीज ने अपनी बुक्स में शो भी कर दिया। और अब आगे चल के अब हम सीपीआई के नंबर्स भी देख पा रहे हैं, वो भी थोड़े घटे हैं। मॉनसून अभी तक अच्छा गया, तो हो सकता है इन्फ्लेशन अब बड़ी चिंता ना हो अगले 6 महीने के लिए। ये एक ट्रिगर समझा जा सकता है, बट ये तो मैक्रो ट्रिगर है। इसके अलावा मार्केट किस किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देगा आगे चल के, अगर उसको चलना है या उसको सस्टेन भी करना है इन एनी केस? डेविड, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने साल भर में अगर आप देखें तो अभी भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनका सबसे बड़ा बेट इंडिया के डोमेस्टिक कंजम्पशन पे है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है। हम अपने चैनल से भी चेक करते हैं, मैंने 1 महीने पहले भी बताया था आपको कि जो हमको पता चल रहा था, जैसे 2 व्हीलर्स हैं रूरल एरियाज में, इंक्वायरीज बहुत अच्छी हैं। पिछले 5 साल से वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली कम हो रहे थे सेल्स के, और इस साल 5 साल में बेस्ट इंक्वायरीज हैं, और ये इंक्वायरीज जो है ये ट्रांसलेट होती हैं फिर एक्चुअल ऑर्डर्स में फेस्टिव सीजन के पहले, और जो ओईएम्स हैं वो इन्वेंट्री बिल्डअप शुरू कर देते हैं उसके एस्टिमेट पे। तो जो डोमेस्टिक डिमांड है अक्रॉस द बोर्ड, ट्रैवल में आप देख ले और फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंजम्पशन में, हर चीज में डिमांड बहुत अच्छी है। तो जो बेट है इन्वेस्टर्स की वो यही रहेगी कि इंडिया में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस डिमांड से बेनिफिट करेंगी और प्लस अपना मार्जिन भी इंप्रूव करेंगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जब हमने देखा था मार्जिन स्क्वीज बहुत ज्यादा था पिछले के पिछले क्वार्टर में, क्योंकि जो कंपनीज थी वो पास ऑन नहीं कर पा रही थी कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन को, तो सबने अपना मार्जिन कम किया था। उस टाइम डर ये था कि ये मार्जिन शायद और कम होगा, पर अब ये डर नहीं है कि मार्जिन कम होगा, बल्कि अब ये लग रहा है कि मार्जिन एक्सपैंड होगा जैसे जैसे कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बेट डोमेस्टिक कंजम्पशन पे रहेगी, और उसमें भी जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपनी इंपोर्ट पे अगर डिपेंडेंस थी पहले वो कम करके डोमेस्टिक सप्लाई चेन बना ली है, डिसरप्शन नहीं है, इन कंपनीज पे और इन सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल अभय, गुड मॉर्निंग, इट्स रियली गुड टू हैव यू ऑन आवर शो। ऑफ कोर्स जहां डिमांड की बात चली है, ऑटो प्लेस पर आपका नजरिया तो जानना चाहेंगे हम, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं नए लॉन्चेस। इनफैक्ट ईवी प्ले एक बड़ा थीम बनता जा रहा है, और अब अगर ऑटोमोबाइल की बात करें, 2 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए काफ़ी अच्छा समय भी आ रहा है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन इज राउंड द कॉर्नर। अच्छी डिमांड है, इनफैक्ट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेटर डिमांड है, और अभी क्या, अभी भी इंक्वायरीज हैं। अभी ये एक सीजनैलिटी है ऑटोज में। क्या होता है कि
पहले इंक्वायरीज, जो कस्टमर हैं वो पहले इंक्वायरीज करना शुरू करते हैं कि भाई क्या ले, क्या पहले हम टीवीएस के शोरूम में जाते हैं, फिर उसके बाद बजाज के, फिर हीरो मोटोकॉर्प के, फिर जिसको पीवी लेनी है वो अलग अलग कंपनीज में जाके पहले इंक्वायर करते हैं कि भाई ले तो क्या ले। तो उसी में जो डीलर्स हैं उनको समझ में आने लगता है कि अगर फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं तो मतलब डिमांड आने वाली है, ये इंक्वायरीज अच्छी हैं तो मतलब डिमांड भी आएगी, और उसी हिसाब से वो गाइड करते हैं ओईएम्स को कि आप इन्वेंट्री बढ़ाइए। और इस टाइम हम देख रहे हैं इन्वेंट्री पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा लीन है, मतलब 25-26 दिन से ज्यादा की इन्वेंट्री नहीं है, जबकि 5 साल पहले मैं देखूं तो 50-60 दिन की इन्वेंट्री होती थी सिस्टम में। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो ऑटोज में अक्रॉस द बोर्ड पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर्स और ईवीज स्पेशली जो है उसमें काफी डिमांड है, तो मुझे लगता है ये सीजन अच्छा जाएगा इस सेक्टर के लिए। राइट अबे फार्मा स्पेस को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? चलिए ये तो वो कुछ थीम्स है जिस पर आप बुलिश हैं, लेकिन फार्मा स्पेस जिस तरह की अंडर परफॉर्मेंस यहाँ रह रही है और स्पेशली जो बड़े नाम है, एक्सपोर्टर्स है, उनके लिए सीवियर प्राइसिंग प्रेशर है। कैसे प्ले आउट करना चाहिए जिन लोगों के पास ऑलरेडी फार्मा एज पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो है? नहीं, फार्मा बड़ा टफ स्पेस है अभी इस टाइम पे, क्योंकि जो सेक्टर है वो डिवाइड हो गया है 2 पार्ट्स में। एक है जो कि प्योर जेनेरिक एक्सपोर्टर्स हैं, एपीआईज के भी या बल्क ड्रग के एक्सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि हर महीने हम देख रहे हैं प्राइसिंग फॉल है और उसकी वजह से मार्जिन स्क्वीज हैं। तो इस टाइम पे मुझे लगता है इन्वेस्टर्स जो अगर इन्वेस्टेड है सिर्फ जेनेरिक एक्सपोर्टर्स में, उनको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि साल भर में कोई इंप्रूवमेंट होने वाली है प्राइसिंग में ग्लोबली। जहां पे अपॉर्चुनिटी है वो ऐसी कंपनीज में है जो जिन्होंने अपना बिजनेस ट्रांजिशन किया है पिछले 2-3 साल में, सीडीएमओ, सीआरओ, सीएमओ स्पेस में जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, कस्टम सिंथेसिस कर रहे हैं। तो कंपनीज है जैसे लॉरस है, दिवीज है, इन्होंने अच्छा माइग्रेशन किया है अपने बिजनेस का, तो इन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये जो कस्टम सिंथेसिस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ये ज्यादा स्टिकी है और इसमें मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं। तो फार्मा जेनरिक एक्सपोर्टर से मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को इस समय दूर रहना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी एक ऐसा सेगमेंट भी है मार्केट्स के अंदर जहाँ पे आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। कोई ऐसे सेगमेंट अभी आप मेरे को नोटिस करवा सकते हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि ठीक है रनअप काफ़ी अच्छा रहा और अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? अभी आप वैसे कुछ एक सेगमेंट बता रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा नीश होके थोड़ा और स्पेसिफिक आपसे पता करना चाहता हूँ। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए हमको। जी डिम्पी, मुझे लगता है कि जो मिड कैप आईटी कंपनीज हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स का गेन है, उनको थोड़ा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मिड कैप आईटी कंपनीज पे मार्जिन प्रेशर, प्राइसिंग प्रेशर बढ़ रहा है, और अगर वो पिछले 2 क्वार्टर में ग्रोथ नहीं दिखा पाए हैं तो वो एक कॉज ऑफ वरी है। तो मिड कैप आईटी एक ऐसा स्पेस है जिसमें मैं कहूंगा कि अगर आपके पास अच्छे प्रॉफिट है तो आप अपना एलोकेशन थोड़ा कम करके रिडिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि जो छोटे बैंक्स हैं और जो छोटी एनबीएफसीज हैं वो बेनिफिट नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रोथ से, क्योंकि जो बड़ी एनबीएफसीज हैं और बड़े बैंक्स हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट मार्केट शेयर ले रहे हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट बिजनेस का। तो छोटे बैंक्स के लिए कॉर्पोरेट बिजनेस कर पाना इस टाइम पे इम्पॉसिबल है, और फिर उनके पास ऑप्शन नहीं बचता, वो जाके उनको रिटेल लेंडिंग में ही जाना पड़ता है और फिर वहां पे भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज्यादा करनी पड़ती है। तो वो थोड़ा एक रिस्की बिजनेस बन रहा है। तो छोटे बैंक्स और छोटी आईटी कंपनीज ऐसी 2 स्पेस है जहां पे मेरी सलाह ये रहेगी कि वहां पे एलोकेशन थोड़ा कम कर दे, प्रॉफिट बुकिंग कर ले, तो वो शायद अच्छा रहेगा। अबे सिंस कोविड टाइम्स हमने देखा है स्टॉक मार्केट को लेकर जिस तरह से भरोसा बढ़ा है, पर्टिकुलरली वो भरोसा तब से लेकर अब तक कायम ही रहा है। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स को इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिला है, बेनिफिशियरी बहुत बड़े। इनफैक्ट सीडीएसएल कैम्प्स जैसे स्टॉक्स देख लीजिए, एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स, इन पर आपकी राय क्या होगी? इन पे मेरी राय बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने देखा है कि जिस तरह से इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इन कंपनीज का है एकदम कंसोलिडेटेड है, लीडरशिप पोजीशंस ऑलरेडी डिफाइन हो गई हैं। आप सीडीएसएल को देखें तो उसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। आप कैम्प्स में देखें तो उसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं, कैम्प्स और केफिन। आप एंजल ब्रोकिंग जैसी कंपनी को देखें, उसमें सिर्फ गिन के 3 या 4 प्लेयर हैं, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो और एंजल ब्रोकिंग। तो ये जो कैपिटल मार्केट हमारा बढ़ेगा,
डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो इन सब का पूरा फायदा इन कंपनीज को मिलेगा और इन सब कंपनीज की काफी वैल्यूएशन भी करेक्ट हुई है इस करेक्शन में और अभी भी 52 वीक हाई से काफी दूर है और ये कंपनी अच्छी कैश बनाती है, इन्वेस्टर्स को दे देती है, कैपेक्स की कोई जरूरत नहीं है, तो ये बहुत अच्छा प्ले है। जो कैपिटल मार्केट के सपोर्ट वाली कंपनीज है उनको बैक करने का मेरे को लगता है काफी अच्छा, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा मौका है अबे बिल्कुल। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि कमोडिटी कंज्यूमर ये सेगमेंट भी है जो बड़ा अच्छा चल रहा है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस नीचे एंड दे आर कंटिन्यू टू बी इन अ सॉफ्ट जोन। सो ऐसे में कमोडिटी कंज्यूमर की इस थीम पर आपको ज़्यादा क्या पसंद आता है? ऑटो ज़्यादा पसंद आता है, कैपिटल गुड्स ज़्यादा पसंद आता है, या इस थीम से जुड़ी और कोई स्पेस जिस तरह आपकी नज़र हो? नहीं, ये तो बहुत बड़ी थीम है और इसमें तो मुझे लगता है कि इंडिया जैसी कंट्री को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है कि हम सडनली एक बड़ी एक शॉक से गुजरे हैं जहाँ पे कमोडिटी प्राइस इतनी बढ़ गई थी, ऑयल, कॉपर, स्टील, कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे स्ट्रगल कर रहे थे और उस स्ट्रगल में हमने देखा कि उन्होंने अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी लीन किया, इंपोर्ट से अपनी डिपेंडेंस हटाई, सप्लाई चेन डोमेस्टिक डेवलप किए और अब उसका पूरा फायदा मिल रहा है उन प्लेयर्स को। तो मैं कहूंगा कि ऑटोज तो डेफिनेटली है क्योंकि स्टील का इनपुट बहुत ज्यादा होता है ऑटोज में, वो बेनिफिशियरी है। फिर मैं कहूंगा जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज हैं जैसे टाइल्स हैं, आप पेंट्स देख लीजिए, प्लाईवुड है, ये सब कंपनीज बेनिफिट करेंगी। फिर तीसरा जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है वो बेनिफिट करेंगी और लास्टली सबसे बड़ा स्पेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें अगेन कमोडिटीज, कॉपर स्पेशली का काफी कंट्रीब्यूशन होता है। तो मुझे लगता है ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये सब अच्छा मार्जिन दिखाएंगे अपना इस करंट क्वार्टर में जो अभी जिसमें हम हैं। तो इन सब पे जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है, इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। अबे बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अबे।